हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद यही रखता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और घर पे ही होंगे, सेफ भी होंगे। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक जो है ये दोस्तों मैं आपको बता रहा था। प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। उससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आप लोगों को बता देता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सर्च कीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में प्रवीण कुमार के नाम से, और प्रवीण कुमार को यहाँ पर आकर के मतलब मुझे आप यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने से क्या होगा, इसका क्या बेनिफिट रहेगा, जो दोस्तों आपके फ्री सेशन जो रहेंगे वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास मेरी यहाँ पर चल रही है, एक इंडियन हिस्ट्री की क्लास मेरी यहाँ पर चल रही है। ये आप लोग आसानी के साथ में देख सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन क्लासेस का मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही धांसू तरीके से पुलिस और पटवार का बैच चल रहा है भैया। और पुलिस और पटवार के लिए ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। यह आपको आरपीसी कैटेगरी में मिलेगी। और टेट कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो रीट के लिए भी ज़बरदस्त तरीके से कोर्स करवाया जा रहा है। अगर ये दोनों सब्सक्रिप्शन में से आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड PRAVEEN प्रवीण 11 है। ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलेगा, आज आगे बढ़ाते हैं उसी टॉपिक को। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लेना, काफ़ी बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है। ओके, अब देखिएगा, बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और वैदिक सभ्यता के बारे में हम चर्चा कल कर रहे थे, वैदिक संस्कृति के बारे में हम चर्चा कल कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको कल बताई थी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं ये मैं आज आपको अभी बताने वाला हूं। कल हमने लास्ट में बात की थी मेरे प्यारे दोस्तों सभा और समिति के बारे में। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। सभा और समिति की बात मैंने आपको कल बताई थी। इसी प्रकार दोस्तों एक सभा और हुआ करती थी आपके, जिसका नाम आता है विदत। अरे क्या नाम है, विदत। और विदत जो है ये दोस्तों आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था आती है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तब आप क्या कहेंगे। विदत जो आती है ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था आती है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सभा और विदत की अगर बात करेंगे तो ये महिलाएं जो आती हैं ये दोस्तों आपके इसमें भाग ले सकती थी। महिलाएं सभा व विदत में भाग लेती थी। ठीक है, इसका मतलब यह है महिलाओं को सम्मानजनक स्थान यहां पर प्राप्त था, इसीलिए तो आपके यहां पर सभा और विदत में इनके द्वारा भाग लिया जाता था। दूसरी बात अगर हम करें, आपके यहाँ पर जो समिति हुआ करती थी उसको राजा को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार जो था ये दोस्तों आपके समिति के पास में हुआ करता था। तो हम यहाँ पर बात लिख सकते हैं, राजा को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार जो था ये हटाने का अधिकार समिति के पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों आपके यहाँ पर समिति के पास था। ये अधिकार किसके पास में हुआ करता था, समिति के पास में यहाँ पर हुआ करता था। दूसरी अगर बात करेंगे राजा को लेकर के ही बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों। राजा जो है ये आपके भूमि का स्वामी ना होकर के आपके युद्ध का स्वामी होता था। राजा यहाँ पर भूमि का स्वामी ना होकर, कोई बहुत बड़े भूभाग क्षेत्रफल का स्वामी नहीं होकर के, भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी होता था। किसका स्वामी होता था, युद्ध का स्वामी होता था। हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में।
मैंने आपको आज आते ही बताया विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। महिलाएं सभा और विदत में दोस्तों भाग लिया करती थी। राजा को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार जो था ये दोस्तों समिति के पास में हुआ करता था। और भूमि का स्वामी न होकर के राजा जो है ये दोस्तों आपकी युद्ध का स्वामी हुआ करता था। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके राजा जो यहां पर हुआ करता था उस राजा की सहायता करने के लिए अगर बात की जाएगी, राजा के सहायता हेतु दोस्तों आपके यहां पर सेनापति तथा साथ में पुरोहित तथा ग्रामणी नामक अधिकारी होते थे। किसकी सहायता करने के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर राजा की सहायता करने के लिए सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी नामक अधिकारी जो हैं ये दोस्तों हुआ करते थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा साथ में दोस्तों बात अगर हम करेंगे, ये पुरोहित जो है ये दोस्तों सबसे प्रमुख आपके पदाधिकारी होता था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे प्रमुख अधिकारी अगर आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे कि पुरोहित हुआ करता था। और इसका पद जो है ये दोस्तों आपके वंशानुगत हुआ करता था। पुरोहित का पद जो है ये दोस्तों वंशानुगत होता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको बताया विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी। राजा को नियुक्त करने या फिर हटाने का अधिकार समिति के पास में हुआ करता था। राजा भूमि का स्वामी न होकर दोस्तों युद्ध का स्वामी हुआ करता था। और राजा की सहायता हेतु, शासक की सहायता हेतु दोस्तों आपके सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी नामक अधिकारी जो थे ये दोस्तों आपके हुआ करते थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तथा दोस्तों आपके यहाँ पर राजा को मिलाकर के और जितने भी इसके सहायक हैं इनको मिलाकर के रत्निन कहा जाता था। और कुल 12 रत्निन यहाँ पर हुआ करते थे। तो हम यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी हम लिख सकते हैं, राजा व पदाधिकारी कुल कितने बताए, 12। और दोस्तों इनको क्या कहा जाता था, इनको दोस्तों आपके रत्निन कहा जाता था। रत्निन कहा जाता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इनके नाम तो राजा, जैसे राजा है, सेनापति है, पुरोहित है, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप और आपके पालागल, ये आपके यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को केवल आप लिए याद रख लेना, राजा और पदाधिकारी जो हुआ करते थे कुल आपके 12 हुआ करते थे और इनको रत्निन कहा जाता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और समिति जो हमने अभी चर्चा की थी, इस समिति की अगर बात करेंगे तो इस समिति का दोस्तों जो आपके पदाधिकारी हुआ करता था या फिर सभापति हुआ करता था, इस समिति के सभापति को ईशान कहते थे। क्या कहते थे, ईशान कहते थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ईशान क्या होता था, आपके समिति का जो सभापति हुआ करता था उसको दोस्तों ईशान कहा जाता था। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, डाउट आप लोगों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आती हैं इसी वैदिक सभ्यता को लेकर के, उसके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी बात अगर की जाएगी, उसके बारे में इस वैदिक कल्चर के दौरान राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए, राजनीतिक इकाई, तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर आएगा वैदिक सभ्यता में सबसे छोटी इकाई जो थी ये दोस्तों आपके ग्राम हुआ करती थी।
और ग्राम जो है ये दोस्तों आपके कई परिवारों का समूह मिलकर के ये इसको बनाया जाता था। हम ये ऐसा लिख सकते हैं, कई परिवारों का समूह जो है ये दोस्तों आपके किसका निर्माण करता है? ग्राम का। ठीक है, निर्माण करता है ग्राम का। आप वर्तमान संदर्भ में भी लेके इसको देख सकते हो, अरे कई परिवार होते हैं तभी तो गांव बनता है ना। बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, इसका ग्राम का जो प्रधान हुआ करता था उसकी बात अगर की जाएगी तो ग्राम का प्रधान आपके कहलाता था मेरे प्यारे दोस्तों ग्रामणी। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि आपके यहाँ पर राजा की सहायता हेतु सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी नामक अधिकारी होते थे। तो ग्राम स्तर का जो आपका प्रधान हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, आपके अनेक गांव जो हैं ये मिलकर, अनेक गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे? ये दोस्तों आपके विश्व का निर्माण करते थे। तो कई परिवारों का समूह या परिवार को हम कह सकते हैं, कुल कह सकते हैं, कुल ग्राम विश्व। इस प्रकार ध्यान में रखना आपको, परिवार को कुल भी कहा जाता है, वर्तमान संदर्भ में भी देखें तो बिल्कुल कुल कहा जाता है कई बार। तो कुल का आपके कुल का बात अगर की जाएगी, परिवार का मुखिया अध्यक्ष हो जाएगा, ग्राम का अध्यक्ष आपका ग्रामणी हो जाएगा, और अनेक गांव मिलकर के दोस्तों किसका निर्माण करेंगे? विश्व का निर्माण करेंगे। और विश्व वो जहर वाले विश्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गांव के समूह की बात कर रहे हैं। और इस विश्व का जो प्रधान हुआ करता था ये मेरे प्यारे दोस्तों कौन होगा? विश्वपति। विश्व का पति बन गया भाई ये तो। ठीक है, विश्व का अध्यक्ष आपका या प्रधान विश्वपति कहलाता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और ये विश्व जो है ये मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करते थे? अनेक विश्व मिलकर किसका निर्माण करते थे? ये दोस्तों आपके जन का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? जन का। और दोस्तों अगर बात करेंगे, ये जन जो है इसी की अगर हम चर्चा करेंगे, इसका संरक्षक आपका क्या आ जाएगा? राजा आ जाएगा। तो कुल, ग्राम, विश्व और जन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका जो मुखिया हुआ करता था या प्रमुख हुआ करता था उसकी बात अगर हम करेंगे तो ये दोस्तों आपके जनपति इसको कहा जाता था या फिर राजा इसको कहा जाता था। ये इस प्रकार से वैदिक कल्चर में राजनीतिक व्यवस्था जो है ये हमें देखने को मिलती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई है? ग्राम हो गई। राजनीतिक इकाई की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई है? जन हो गई, जिसका प्रमुख दोस्तों क्या कहलाता है? जनपति या राजा इसको कहा जाता था। अब देखिएगा, अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जन शब्द जो आता है इसका ऋग्वेद में मेरे प्यारे मित्रों, ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। 275 बार उल्लेख जो है ये दोस्तों मिलता है। किसका? ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार? 275 बार। और ये 275 बार जन का उल्लेख जो ये दोस्तों सर्वाधिक अपने को देखने को मिलता है। किसका? जन का। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम चर्चा करेंगे आपके यहाँ पर जो है राजा जो हुआ करता था उसकी अगर हम बात करते हैं तो राजा का पद जो है दोस्तों आपके आनुवंशिक, हम ऐसा मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ये आपके आनुवंशिक हो चुका था। और राजा आपके कबीले का ही मुख्य प्रमुख हुआ करता था, भौगोलिक क्षेत्र का शासक नहीं हुआ करता था। ऐसी बात मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताई है। मैंने ये कहा कि आपके किसी भौगोलिक क्षेत्र का ये दोस्तों आपके जो है स्वामी नहीं हुआ करता था, युद्ध का स्वामी राजा हुआ करता था। ऐसी बात मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर बताई थी जब राजा के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी मामला मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सेट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं इसी वैदिक कल्चर को लेकर के उनके बारे में। तो आपको याद होगा मेरे दोस्तों, क्या आपको ये याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी तब वहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, बल्कि यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों आपके जो है समाज पितृसत्तात्मक समाज आता है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। वो क्या क्या आती हैं, अब देखिएगा। ऋग्वेद के बारे में बात बता रहा था, ऋग्वेद में उल्लेख की बात हम कर रहे थे। तो ऋग्वेद में मैंने आपको ये बताया कि आपके जन का उल्लेख 275 बार अपने को देखने को मिलता है, जबकि इंद्र शब्द का उल्लेख जो है दोस्तों आपके 250 बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार अपने को देखने को मिलता है, जबकि मैंने जन का उल्लेख 275 बार बताया, सर्वाधिक बताया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको इंद्र को दोस्तों आपके ऋग्वेद में ही इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, ऋग्वेद की ही हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में अगर हम बात करेंगे, ऋग्वेद के 8वें मंडल की अगर बात की जाएगी, 8वें मंडल में परुष्णी नदी, परुष्णी का मतलब हम बात कर रहे हैं दोस्तों रावी नदी की, रावी नदी के तट पर लड़े गए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है भैया। दशराग युद्ध की बात हम कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। परुष्णी नदी, इसका मतलब रावी नदी के तट पर लड़े गए 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका? ये दोस्तों 10 राज्य युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल में परुष्णी नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अब यह युद्ध जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर, यह युद्ध भरत वंश के राजा जिसका नाम आता है सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। राजाओं के मध्य लड़ा गया था और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपके भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में परुष्णी या रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध किया गया था। और इस युद्ध का वर्णन जो है मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में अपने को देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, डाउट, समस्या आपको नहीं होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में देखें तो आपको पता होगा कि वैदिक समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। तो हम ये लिख सकते हैं वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। काफी इंपोर्टेंट बात यह है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। ऋग्वेद में आपके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार क्या हुआ करता था, ये व्यापार किस प्रकार किया करते थे, प्रमुख देवता इनके कौन थे, ऋग्वेदिक काल की भी चर्चा हम करेंगे, मतलब उत्तर वैदिक काल की भी चर्चा हम करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे,
लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसके बारे में जानकारी अगले सेशन में हम प्राप्त करेंगे। और अनअकैडमी पे मैंने आपको बताया लर्निंग ऐप पर दोस्तों आरपीएससी कैटेगरी में मेरा कोर्स चल रहा है और टेट कैटेगरी में भी मेरा कोर्स चल रहा है। अगर ये दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड ये PRAVEN प्रवीण 11 है, यह आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और ये दोस्तों वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स और वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स हमारे नए चैनल हैं। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ अवश्य जुड़ जाइएगा। बैंक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और 7 मिनट 7 ट्रिक्स अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों हमारे द्वारा ये नया चैनल आपके लिए लाया गया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरे द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों सेशन जो रहा ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे फ्री सेशन चलते हैं। मुझे वहाँ पर प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा ताकि वो महत्वपूर्ण सेशन आप अटेंड कर सको। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।